गुड मॉर्निंग प्लस 2 क्लास। आज हम हमारा जो हिस्ट्री का 7th टॉपिक है वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं बेटे, और आज हम इसमें 7th जो हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। हमारा 7th जो टॉपिक है मोहरें, लिपि तथा बाट। प्राचीन जो सभ्यता थी उसमें मोहर किस टाइप की होती थी और किस प्रकार की लिपि का प्रयोग वो करते थे, और किस प्रकार के बाट। बाट का मतलब क्या होता है कि वो वस्तुओं को तोलने के लिए किस प्रकार के बाट का प्रयोग करते थे। पहले हमारा आता है कि मोहरे। मोहरें किस प्रकार की होती थी। अब मोहरों का मतलब है कि जैसे आज के टाइम में आप समझोगे, जैसे स्टैंप होती हैं, स्टैंप लगाते हैं हम किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए। तो उस टाइम पे भी लोग वस्तुओं को जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। तो हो सकता है कि बीच में वस्तुओं का थोड़ा कोई हेर फेर हो जाए, किसी प्रकार की उन सामान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, तो उस सामान को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उस टाइम के लोग भी स्टैंप का प्रयोग करते थे। उस टाइम पे प्रॉपरली मोहर शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। जैसे कि एक थैले में मान लो किसी प्रकार का कोई सामान एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, और उस सामान को एक थैले में भर दिया गया और ऊपर से उसके ऊपर किसी वस्तु से उसको बांध दिया। अब हम इस बात से किस तरह से सुरक्षित हों, अपने आप को आश्वस्त करें कि वो सामान हमारा एज इट इज जहाँ गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि उसके थैले के ऊपर एक गीली मिट्टी से उसको लगा देते थे उसके ऊपर, और उसके ऊपर कुछ अंकित कर देते थे। अगर वो अंकित की हुई जो चीज है और अपने गंतव्य स्थान पर उसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो ये अनुमान लगाया जाता था कि इस थैले में जो सामान रखा है उससे किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और वो एज इट इज ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। तो उस टाइम के लोग भी मोहरों का प्रयोग करते थे। अब सेकंड है लिपि, कि वो किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे। इनके हमें कुछ प्रमाण मिले हैं। देखिए जैसे कि सबसे लंबा जो अभिलेख था उसमें लगभग हमें 26 सिंबल मिले हैं, कि जिनसे हमें पता चलता है कि वो लोग प्रॉपर एक लिपि का प्रयोग करते थे, जिस लिपि को वो लिखने के लिए प्रयोग करते थे, जिससे उन्हें बड़ी आसानी होती थी कि वो उन शब्दों का प्रयोग करते थे। और कहीं कहीं हमें इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि वो लोग उन लिपियों में जानवरों के संकेतों का प्रयोग करते थे, और कहीं पर वो जैसे तांबे के औजार और मर्तबान और इन पे इस अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को भी अंकित करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे कि जैसे जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो उनको बड़ी आसानी से समझ सके। यानी उस टाइम के लोगों को भी इन चीजों की जानकारी थी कि हमें इन चीजों को कैसे लोगों को समझाना है ताकि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो यानी हम इन बातों से ये समझ सकते हैं कि वो इन चिन्हों का प्रयोग करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ही लोग पढ़े लिखे थे, और वो ही इन चिन्हों का प्रयोग करते थे ताकि सारे लोगों को इन बातों के इन जो इस पे लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए। अब बात आती है कि जो बाट थे वो किस चीज से बनाए जाते थे और किस प्रकार से वो बनाए जाते थे। अब जो बाट थे वो एक विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा नियंत्रित का मतलब क्या है कि उनका एक उचित मानदंड होता था और उसी के अनुसार वो बनाए जाते थे, ताकि जो सारे बाट हैं एक सभी स्थानों पर उनका एक ही परिमाण पर उनका एक ही भार रहे। और जो बाट थे वो छोटे और बड़े यानी हल्के और भारी होते थे। अब जो छोटे बाट थे उनका प्रयोग जैसे कोई ज्वेलरी वगैरह या मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। जैसे कि आज के समय में भी हम देखते हैं कि जैसे जो सुनार होते हैं, ज्वेलर होते हैं, उनके पास बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं, क्योंकि आभूषणों को और मनकों को तोलने के लिए वो छोटे बाट ही यूजफुल होते हैं। और जो भारी वस्तुएं होती हैं जैसे अनाज, फल, सब्जियां, उनको तोलने के लिए
लिए भारी बाटों का प्रयोग, बड़े बाटों का प्रयोग किया जाता है। और उस टाइम के अगर हम देखते हैं तो धातु से बने हुए तराजू के पलड़े भी मिले हैं। तराजू के पलड़े यानी कि धातु का मतलब कि लोहे वगैरह के वो जो तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था वो धातुओं से बने होते थे। उससे नेक्स्ट है प्राचीन सत्ता। सत्ता का मतलब क्या होता है कि उस टाइम की जो शासकीय प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, किसके हाथों में पावर रहती थी। तो अब ये हम देखेंगे कि प्राचीन, जैसे आज के टाइम में तो हमें पता है कि हमारे जो शासकीय प्रणाली है कि हमारा पीएम है, सीएम है, इस तरह की बातों का हमें पता है। लेकिन जो प्राचीन समय में थी ये सारी व्यवस्था वो किस प्रकार की थी। अब जैसे इसके जो यानी कि जो राज्य होते थे वहां पर हड़प्पाई समाज के बारे में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हमें कुछ वहां पर संकेत मिले हैं कि जैसे कि ये हम इनके जो साक्ष्य हमें मिले हैं कि जो वहाँ की मोहरें थी, बाट थी, ईंटें थी, वो सारी एक जैसी ही होती थी। और ये जो ईंटें बनाने का स्थान था वो सब जगह ईंटें जो थी वो कोई एक जगह पर ईंटों का निर्माण नहीं होता था, लेकिन वो ईंटें सारी एक जैसी होती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ईंटों से संबंधित जो डिसीजन लिए जाते थे वो बिल्कुल एक समान लिए जाते थे, यानी डिसीजन में क्या थी, एक रूपता थी निर्णय लेने में। तो जैसे जम्मू से गुजरात तक हमें ईंटें मिली हैं जो पुरातत्वविदों ने इनकी खोज की है तो वो एक जैसी ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो शासकीय प्रणाली थी वो एक जैसी ही थी। और ईंटें बनाने और विशाल दीवारें तथा चबूतरों के निर्माण के लिए जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता था, श्रम संगठन बनाया जाता था। अब बात आती है कि इनको संगठित कौन करता था, कौन इनकी देखभाल करता था, कौन इनको अरेंज करता था कि सारी जो व्यवस्था है वो सारी एक जैसी रहे। अब जो कुछ पुरातत्वविद हैं उनका ये मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक तो नहीं होते थे और सभी की जो सामाजिक स्थिति थी वो एक जैसी थी, यानी कोई शासक नहीं था और सामाजिक स्थिति थी जो उनकी एक जैसी थी। अब सभी पुरातत्वविद जो हैं सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। तो एक ने तो क्या माना कि सभी की सामाजिक स्थिति समान थी और दूसरा पुरातत्वविद कहता है कि यहाँ कोई एक शासक नहीं था बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके अलग अलग राजा होते थे। और कुछ ये कहते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से यह स्पष्ट है कि ये सारे एक ही राज्य थे। यानी कि सबके अलग अलग विचार हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ये अंतिम जो परिकल्पना है, यानी कि अंतिम हमारी क्या है कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य और निश्चित अनुपात ये सारे स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। जो अंतिम हमारी जो हमें विचार दिया गया है वो सही लगता है कि ये संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9th, सभ्यता का अंत, कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इसका हमें ये है कि जैसे हड़प्पा क्षेत्र जो था 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे हैं। वो ये माना गया है कि जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने काफी अन्वेषण किए हैं और अन्वेषणों के अनुसार कि 1900 ईसा पूर्व के बाद भी ये अस्तित्व में रहे हैं। जैसे कि हमें धीरे धीरे पता चला कि जो इसकी सभ्यता की विशिष्ट जो पूरा वस्तुएं हैं, बाट हो गए, उसकी मोहर हो गई, विशिष्ट मनके, इनका समाप्त हो जाना और धीरे धीरे इनकी संस्कृति में भी बदलाव आ जाना। बदलाव आया है लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है।
और ये ग्रामीण जीवन शैली की ओर भी संकेत करते हैं। जो इन ये संस्कृतियां हैं, और इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवृत्ति संस्कृतियां भी कहा गया। उत्तर हड़प्पा का मतलब क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद की जो हड़प्पा सभ्यता है, तो ये जो परिवर्तन थे वो कैसे हुए, इन परिवर्तनों का कारण क्या था। इन परिवर्तनों का कारण क्या था कि जैसे वनों की कटाई हो गई और कहीं ज्यादा बाढ़ आ गई, नदियां सूख गई या नदियां अपना रास्ता जब बदल लेती हैं तो उनकी वजह से क्या हुआ, इनमें चेंजेस आना शुरू हो गए। और ये जो कारण हैं ये काफी हद तक तो सही हैं, लेकिन हम इन चीजों को ये नहीं मान सकते कि इसने हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से पतन कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था, और ये उपमहाद्वीप को एक जो ये उपमहाद्वीप में स्थित था इसको एक अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, यानी हजारों सालों तक इसको प्रतीक्षा करनी पड़ी थी इनमें चेंजेस लाने के लिए। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज, कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कैसे हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम की। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको बेटे ध्यान से सुनना कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम, सबसे पहले हम कनिंघम के बारे में ही पढ़ेंगे कि कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे, और उनके मन में काफी उत्सुकता थी पुरानी चीजों को जानने के बारे में, समझने के बारे में, और उन्होंने काफी खोज की। और लेकिन उनका एक विचार था कि वो जो भारतीय पुरातात्विक अन्वेषण है उसको किस तरह से करें, लेकिन वो बारीक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनकी दिलचस्पी थी जो मुख्य विलासिता की चीजें थी या कुछ आकर्षक चीजें थी, उन चीजों में इनकी ज्यादा दिलचस्पी थी। तो इन्होंने इसके लिए काफी अन्वेषण किए हैं जिसके द्वारा उन्हें इसका भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो जो भारतीय पुरातत्व का जनक है वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसके आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आगे है कि एक नवीन प्राचीन सभ्यता का विकास कैसे हुआ, नवीन प्राचीन सभ्यता। तो इसमें हम 3 जो पुरातत्वविद हैं उनका डिस्कस करेंगे। एक तो दयाराम साहनी, एक राखाल दास बनर्जी और जनरल जॉन मार्शल। जो दयाराम साहनी थे वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उन्होंने अन्वेषण किए, और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के, और जॉन मार्शल जो थे उन्होंने मेसोपोटामिया के। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग टाइप के आविष्कार किए, उन्होंने अलग अलग खोजें की जिसकी वजह से उनका नाम प्राचीन सभ्यता के आविष्कार में लिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है नई तकनीकें तथा प्रश्न। नई तकनीकें तथा प्रश्न, अब लोगों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि इनको कैसे खोजा गया, किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया गया, एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ा गया। अब जो जनरल जॉन मार्शल थे वो 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे, और 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, REM व्हीलर। REM व्हीलर, इसको ध्यान रखना बेटे, अच्छे से याद रख लेना कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, REM व्हीलर। तो इन्होंने भी बहुत सारी चीजों के बारे में अन्वेषण किया। अब जो कनिंघम थे वो जैसे कोई एक टीला है, उस टीले का वो कलेक्टिवली
अन्वेषण करना चाहते थे। लेकिन आर्य व्हीलर जो थे वो चाहते थे कि इसका पूरा टोटली अन्वेषण करने की बजाय इसके जो सूक्ष्म इकाइयां हैं उनके बारे में भी खोज की जाए। तो दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद था कि वो कहते थे कि वो बारीक चीजों की, सूक्ष्म चीजों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और 1980 के दशक में जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक के द्वारा, किन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इनमें पत्थर, मिट्टी, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और ये अवशेष मिले हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े भी जहाँ मिले हैं उनकी भी अन्वेषण की जाती है ताकि उन्हें भविष्य में अच्छी अच्छी जानकारियां मिल सके। और वो लगातार इनकी खोज में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि हमें उम्मीद है फ्यूचर में हमें इनसे और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती रहेंगी। अब आपका नेक्स्ट है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। आपका लास्ट पॉइंट है बेटे इस चैप्टर का और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखिए अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब जैसे पुरातत्वविद जो हैं उनको अलग अलग वस्तुएं मिली हैं तो उनको किस तरह से हम संयोजित करें कि हमें पता चले कि क्या क्या आधार थे जिससे हम उन चीजों को व्यवस्थित रूप से रख सकें। अब इन खोजों का वर्गीकरण किया जाता है। एक तो है कि सामान्य सिद्धांत, एक सामान्य सिद्धांत है, दो तीन सिद्धांत इसमें दिए गए हैं आपको। एक तो है सामान्य सिद्धांत की प्रयुक्त पदार्थों के द्वारा जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी आदि के संबंध में। और दूसरा है दूसरा थोड़ा सा उससे अधिक जटिल है कि उनकी उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का मतलब कि ये कहाँ कहाँ उपयोगी होती हैं चीजें। तो दो तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो सामान्य सिद्धांत है जो प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर कि किस किस चीजों का प्रयोग किया जाता था और दूसरा है उनकी उपयोगिता के आधार पर कि कहाँ कहाँ वो चीजें उपयोग हो सकती हैं। तो और कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण, तो इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनकी उपयोगिता और प्रयुक्त की गई वस्तुओं के आधार पर उनके बारे में जाना जाता है। और ये जानना पुरातत्वविदों को इनके आधार पर ये तय करना होता है कि कोई पूरा वस्तु का मतलब कि कोई प्राचीन वस्तु है जो वो क्या कोई एक औजार के रूप में प्रयोग की गई है या एक आभूषण के रूप में या फिर दोनों के रूप में या फिर अनुष्ठानिक प्रयोग की गई कोई वस्तु। यानी अनुष्ठानिक का मतलब क्या है कि या किसी अनुष्ठान में किसी वस्तु का प्रयोग किया गया है। अब प्राचीन समय में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती थी उनका कैसे निर्धारण करें कि ये वस्तुएं कहाँ प्रयोग की जाती होंगी। अब इनका संबंध आधुनिक समय में जो वस्तुएं हैं उनका प्राचीन समय में आधुनिक समय में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं और प्राचीन समय में मिली हमें वस्तुओं का संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कि मनके हो गया, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र जो है इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। और वो अब इस चीज के लिए हमें ये जानना है कि ये वस्तुएं कहाँ यूज की जाती हैं। तो वो पुरातत्वविद इसके लिए क्या देखते हैं कि जो वस्तुएं उन्हें मिली हैं कि क्या वो घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में या फिर किसी भट्टी में। तो उसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये वस्तुएं कैसे कहाँ प्रयोग की जाती थी और किस प्रकार की ये वस्तुएं हैं कि किसी अनुष्ठान में प्रयोग की जाती थी यानी किसी फेस्टिवल में या किसी डेली यूज के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये तो हो गया कि प्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा। कई बार पुरातत्वविदों को क्या करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि उनको कहीं कपास के टुकड़े मिले हैं तो वो कपास के जो टुकड़े मिले हैं वो अप्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। वो उन्हें अनुमान लगाना पड़ता है कि वो पहनावे के रूप में
प्रयोग किए जाते थे। तो पहनावे के रूप में अगर प्रयोग किए जाते थे तो इसके लिए उन्हें मूर्तियों का जो चित्रण किया गया है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि इस कपास से वस्त्र बनाए गए होंगे। आगे है आपका व्याख्या की समस्याएं, कि जो ये व्याख्याएं की गई हैं उनकी क्या क्या व्याख्या करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कि जो उनको वहां प्राचीन वस्तुएं मिली हैं, पूरा वस्तुएं मिली हैं, उनकी किस प्रकार से वो व्याख्या करें। अब जैसे जो वस्तुएं मिलती हैं वो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि धार्मिक प्रथाएं जो हैं वो किस प्रकार की होंगी, इनसे रिलेटेड पुरातत्वविद को बहुत समस्याएं आती हैं। क्योंकि जो कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, यानी कि बिल्कुल ही अबनॉर्मल सी लगती हैं कुछ वस्तुएं उन्हें, तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि वो किसी धार्मिक महत्व की ही होंगी। और इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रधान थे, वो शामिल हैं। और यानी कि कुछ नारियों की, महिलाओं की मूर्तियां, मृण मूर्तियां बनाई गई हैं। मृण का मतलब क्या है? मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, और नारियों के रूप में उनको बनाया गया है। तो इन्हें उन्होंने मातृ देवी की संज्ञा दी, यानी कि उस टाइम के लोग इन्हें देवी के रूप में पूजते थे। अब जैसे मोहरे, जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान, जो मोहरे हमें मिली हैं उन पे अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं। तो वो अनुष्ठान के दृश्य जो बनाए गए हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि वो धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। और कुछ पे पेड़ पौधे भी मिले हैं, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वो प्रकृति की पूजा भी करते थे, प्रकृति से बड़ा प्रेम करते थे। और मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर बनाया गया है, तो जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है। एक सींग वाले जानवर को एक श्रृंगी कहा जाता है। और कुछ मोहरों पर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठे भी दिखाया गया है, जिसको चारों तरफ से जानवरों ने घेरा हुआ है। तो उन्होंने उसे आद्य शिव का नाम दिया है, जिसे आज के टाइम में हम शिव शंकर के रूप में पूजते हैं। तो जैसे जो पुरातत्वविद हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? वर्तमान से प्राचीन वस्तुओं की ओर जाते हैं, इस बात का आइडिया वो लगाते हैं। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? जैसे कि चक्कियां वगैरह है, तो चक्कियां जो मिली हैं, आज के टाइम में भी चक्की होती है, तो वर्तमान से प्राचीन की ओर जा रही हैं। तो चक्कियों से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि प्राचीन समय के लोग भी इन चक्कियों का प्रयोग पिसाई के लिए करते थे, जो पत्थर की चक्कियां उन्हें मिली हैं। तो इस प्रकार ये धर्म से संबंधित हैं वस्तुएं, तो इस चीज का आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल था। तो बेटा ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको साथ में इस लेसन के क्वेश्चंस भी सेंड किए जा रहे हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट करना है और आपको लिखना है, और आपका एक दिन ये टेस्ट भी होगा। ओके, थैंक यू।